हम लोगों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आभार। आज हम लोगों से आपकी मुलाकात हुई है सर, और 2027 का चुनाव बहुत करीब है और 2027 में आप भावी प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं कांग्रेस से। विकास के क्या मुद्दे होंगे सर आपके? देखिए, भावी प्रत्याशी बड़ा गूढ़ शब्द है। मैं अपने मन, वचन और कर्म से संपूर्ण प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी कर्मभूमि में वो काम जो आज तक नहीं हुए मैं वो करा पाऊँ। और मैं अपने आप को मूर्धन्य समझता हूँ कि मैंने प्रयास किया कि एक दिन कांग्रेस जन श्रमदान करेंगे सोनू घाट और बरहज के मार्ग पे, तो PWD ने उसमें करीब करीब 10 गाड़ी पत्थर गिरा करके उस संपूर्ण सड़क के पूरे 21 किलोमीटर के गड्ढे को भर दिया। सर, वर्तमान में इस काम को आप कराए हैं? अभी एक हफ्ता पहले हम आए थे, पिछले शनिवार को श्रमदान करने के लिए। अच्छा। उसके बाद सरकार ने ये भरा, एक हफ्ते आज भी काम चल रहा है। 4 दिन पहले मैं गया था देवराहा बाबा आश्रम पे, जो कि अपने आप में सिद्ध पीठ है। वहाँ के मुख्य मार्ग के प्रारंभ में भी घुटने तक गड्ढा था। मैंने इसके संदर्भ में डायरेक्टर NHI से बात किया, नुसरत जी से, PWD से बात किया, निर्माण खंड से बात किया, और सबके सहयोग से सरकार ने वहाँ भी करीब 10 गाड़ी पत्थर गिरा करके और उस सड़क का निर्माण कर दिया, जितने गड्ढे भर दिया। सर, इस चीज को लेकर के क्षेत्र की जनता कहीं न कहीं वर्तमान विधायक की शिकायत कर रहे थे, उनके कानों तक जू नहीं रेंग रहा था, लेकिन आपने किसी पद को पाए हुए और इतना बड़ा काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बरहज के जो विधायक अपनी पिता की विरासत से चुनाव लड़े, जीते और अपना जो काम करना है कर रहे हैं, लेकिन विकास से कोई मतलब नहीं है। दूसरे जो भावी प्रत्याशी थे, पिछली बार उनके दादाजी, पिताजी विधायक रहे, दादाजी MP रहे, वो भी हैं। एक परिवार उनका भाजपा में, दूसरा समाजवादी पार्टी में। मेरे पुत्र ने इस देश पे अपनी जान न्यौछावर करके गोरखपुर मंडल का इकलौता कीर्ति चक्र विजेता है, जो डॉक्टर होने के बाद चाहता तो निकल सकता था, लेकिन उसने अपने राष्ट्र माँ भारती पे अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मैंने भी संकल्प लिया कि अपने जीवन का शेष समय संपूर्ण रूप से जनहित में समर्पित कर दूंगा। मैं 24 घंटे जनहित में ही काम करता हूँ। कल मैं महेन मंदिर में गया था, जहाँ महेन मंदिर में उतनी जर्जर तार की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे इस कांवड़ यात्रा में अभी लोग हजारों की संख्या में आएंगे, और अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। कल मैं वहाँ से मिलने के बाद आज फिर गया था, एक आंदोलन वहाँ किया, और तत्काल यहाँ पे अधीक्षण अभियंता को मैंने ज्ञापन सौंपा है कि यदि 1 तारीख तक उस तार को नहीं बदला गया तो मैं सोनम वांगचुक की तरह से गालीवादी तरीके से आमरण अनशन करूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, यहाँ से JE महेन को आदेशित किया गया कि 2 दिन में तार बदल दीजिए, अब देखिए क्या होता है। सर, पेपर लीक मामले में जो युवाओं का प्रदर्शन रहा वह बड़ा अद्वितीय रहा, और निश्चित तौर पे युवा की जीत हुई। लेकिन आपकी गवर्नमेंट सर 2027 में आती है, तो इन युवाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मुश्किलें फना हो जाती हैं जब हक़े शमशीर निकलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। पहली बार इस देश में लोकतंत्र में लोक जीता है, तंत्र हारा है। जमहूरियत में जनता जीती है, हुजूर हारे हैं। और ये कहिए कि आज प्रजातंत्र में प्रजा जीती है, तंत्र हारा है। मोदी जी को युवाओं का देश मिला था। वो कहते थे कि मैं युवाओं का देश पाया हूँ, बड़ा मूर्धन्य प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन उन्होंने अपने कृतित्व से देश के युवाओं को रील बनाने और पकौड़े तलने में लगा दिया। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आए थे, लेकिन आज स्थिति क्या है आप स्वयं जानते हैं। केंद्र सरकार में 2014 तक 47 लाख लोग हुआ करते थे, 3.5 लाख लोग उसमें आउटसोर्सिंग थे। आज 37 लाख लोग काम करते हैं और 24 लाख लोग आउटसोर्सिंग थे। तो हमारी सरकार इस देश को अगर विकसित भारत कोई बनाएगा तो युवा ही बनाएंगे। हमारी सरकार इस देश की भाग्य को, कल के भावी कर्णधार को, उनकी योग्यता के अनुसार जो भी सामर्थ्य है उनके हाथों को काम देगी, और इस देश के कर्णदाता युवा ही हैं, और हम युवाओं के इस्तकबाल को सुरक्षित करेंगे। किसी प्रकार की कोई पेपर लीक नहीं होगी। लेकिन सर, एक सवाल हमारा आपसे और है कि यह सरकार नीट PG की परीक्षा कंडक्ट कराने जा रही है, जो 31 अगस्त को है। नीट PG के पेपर में यह सरकार एक -40% पाने वाले बच्चे को स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाने जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वास्तव में एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है।
क्योंकि जब आप नीट के एग्ज़ाम देते हैं तो जो टॉप मोस्ट लड़के होते हैं, यानी जिनकी परसेंटाइल करीब 85 से ऊपर होती है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। आप सामान्य तरीका से एमबीबीएस तो बन जाते हैं, लेकिन जब आपको स्पेशलाइज होना पड़ता है एमडी और एमएस के बारे में, तो आपको उतने ही जैन व्यक्तियों को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि यही लोग पेटों में कैंची छोड़ देते हैं और यही लोग कल को जब आता है आपके दाएं हाथ को टूटता है तो बाएं हाथ में प्लास्टर करते हैं। यही लोग आपका जब पैथोलॉजी में जाते हैं तो राम को रहीम कर देते हैं और रहीम को श्याम कर देते हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो योग्यता के आधार पर स्पेशलाइज डॉक्टर बनाए, सिर्फ आरक्षण के आधार पर डॉक्टर न बनाए। तो नीट पीजी में -40% पाने वाले बच्चे को मतलब एकदम कंप्लीट फेल है और उसको पीजी में प्रवेश देने जा रहे हैं। ये बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है और हमारी सरकार आने के बाद गंभीरता से इस पर विचार किया जाएगा कि राइट मैन राइट जॉब, उसी को योग्यता दी जाए जो उस योग्य है। हम जो वो व्यक्ति जो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं, कोई इसकी सजाई उसके हाथों में किसी की जिंदगी नहीं दे सकते, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप कहा जाता है। तो भगवान के हाथों में वही शक्ति होनी चाहिए जो स्वयं नारायण के हाथों में। जी, ये वर्तमान सरकार जो है सर ये कहती है कि हमारे देश को पीछे कांग्रेस ने ही कर दिया और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में जब हम आज़ाद हुए जी, तो पहला हमारा जो बजट था 1947 में वो 217 करोड़ का था पूरक बजट, और उससे एक साल पहले कांग्रेस के पंडित नेहरू ने 196 करोड़ देश को दान कर दिया। जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम अमेरिका की गेहूं खाते थे, तो इसी सरकार ने रेल, बेल, गेल, सेल, डीआरडीओ, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, एचएएल बनाया, आईआईटी और एम्स बनाया। और इस सरकार ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के माध्यम से देश को एक पथ पे लाया। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उनको लगभग 17 लाख करोड़ की जीडीपी हमने दिया, और आज वो करीब 53 लाख करोड़ रुपए का जो उनका अभी हमारा जो बजट आया है, और 2014 तक सारी सरकारों ने केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और मोदी जी ने 190 लाख का करोड़ का कर्ज लिया। आज भारत में 242 लाख करोड़ का कर्जा है, यानी आज़ाद भारत में जितने कर्जे लिए गए मोदी जी ने उसका 75% लिया और केवल 81 करोड़ 66 लाख लोगों को 5 किलो राशन बांटा। विकास कुछ नहीं किया, प्राइवेटाइज किया। एक पेड़ माँ के नाम लगवाते हैं, 1 लाख पेड़ अडानी से कटवाते हैं, 1 रुपये में हजारों हेक्टेयर जमीन देते हैं। एक भी पिछले 5 साल में जनहित के उत्थान के लिए, जनता के जीवन से सरोकार को लेकर के अगर भारत सरकार ने कोई काम किया है तो मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। दूसरी बात कहता हूँ, 12 साल में मोदी जी ने जो भी बात कहा हो, अगर आज तक अपनी बात पे कायम हो और हमारे नेता ने 12 साल में जो भी कहा हो अगर वापस मुड़ गया तो भी मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। चुनौती से कहता हूँ, मेरे नेता ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स नहीं होना चाहिए, मोदी जी को 9 साल बाद जाके पता चला। मेरे नेता ने कहा कि 3 काले कानून हैं किसानों के, मोदी जी ने माफी मांगते हुए वापस किया। मेरे नेता ने कहा कि जीएसटी से 2% जीडीपी गिर जाएगी, जीएसटी उनको अब जाकर के पता चला। मेरे नेता ने कहा कि चाइना हमारा दुश्मन बन जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर में मेरे नेता को अब जाके पता चला। मेरे पार्टी के लोग निक्सन से आंख में आंख मिलाते थे और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप कहता है कि 56 इंच छाती वाले का मैं तकदीर यानी पॉलिटिकल कैरियर बदल सकता हूं। आज वर्ल्ड बैंक की नज़र में हम सी ग्रेड में हैं। आज WHO के हमारी बातों को मानता नहीं, हमको कृषि नीति पे मनवाता है। तो जितना देश को पीछे भाजपा लेके गई है, कभी आज तक देश नहीं गया। इस आज़ाद भारत में जो नया भारत है, इस भारत में युवाओं को साबित करना पड़ता है कि वो आंदोलनकारी नहीं, काकरोच नहीं, युवा है। नागरिकों को साबित करना पड़ता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और मतदाताओं को साबित करना पड़ता है कि मैं ही मतदाता हूँ। शंकराचार्य को साबित करना पड़ता है कि मैं ही शंकराचार्य हूँ। लेकिन अंधभक्तों को साबित करना नहीं पड़ रहा है। कल को अंधभक्त साबित करेंगे कि वो अंधभक्त हैं। यहाँ तो सबको साबित ही करना पड़ता है कि गद्दार कौन है। भारत में एक ही है, हिंदू और सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले लोग राम को भी लूट रहे हैं, श्याम को भी लूट रहे हैं, यानी मथुरा जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें भी लूट रहे हैं, महाकाल के मंदिर में सप्त ऋषियों की मूर्ति गिर गई उसमें लूट रहे हैं। 297 करोड़ वाली पार्टी आज 12 साल में 12,170 करोड़ की पार्टी बन गई। 500 जिलों में उसके दफ्तर बन गए। 55 साल राज करने वाली पार्टी के पास 500 करोड़ का एसेट भी नहीं है। अगर यही विकास है तो आप इसको तौल के देखिए। सर एक अंतिम सवाल होगा, क्योंकि हम देवरिया
वासी है। देवरिया देव की भूमि है, देव की नगरी कही जाती है। लेकिन आने वाले जो पूर्व में इस देवरिया जनपद को चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज वो चीनी की कटोरी कहे जाने वाले जनपद में कहीं एक शुगर फैक्ट्रियां जो बंद है आज तक चालू नहीं हो पाई। और आप क्या करने वाले हैं सर? सरकार को मौका मिलता है आपकी। देखिए, देवरिया में 14 चीनी मिलें थे। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें देवरिया में हुआ करती थी। आज मेरी जितनी जानकारी है, एक भटनी का आधा बंद हो चुका है और रामपुर का कारखाना शायद चल रहा है। इस देश की सरकार चीनी नहीं, चीनी के रूप में हमको चाशनी पिलाती है। इस देवरिया जो देव की भूमि देवरिया थी, जब देवरहवा बाबा का रोड टूटा है सरकार का ध्यान नहीं गया। जब बाबा राघव दास की तपोस्थली पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। जब महैन के उस मंदिर में जो अद्वितीय मंदिर है वहां तक सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये सरकार सिर्फ जुगनों की सरकार है, कागजों की सरकार है, कथनी की सरकार है। ये विकास की नहीं, डबल इंजन की नहीं, अपोजिट इंजन की सरकार है। मैंने सरकार को एक बार चुनौती दिया था कि सरकार सुबह रोड का उद्घाटन करती है, शाम को वहां गड्ढे हो जाते हैं। जो गोरखपुर से लिंक एक्सप्रेसवे बना था, 80 करोड़ रुपए की लागत से 1 किलोमीटर की सड़क 80 दिन में 80 जगह से टूट गई थी। मैंने चुनौती दिया था कि जांच करा लीजिए, गलत निकलता है तो 800 दिन में जमानत नहीं मांगूंगा। सरकार ने जांच कराया, सही पाया और मरम्मत किया जा रहा है। तो ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार। जी सर, एक निश्चित तौर पे आप कांग्रेस के एक बहुत अच्छे प्रवक्ता के रूप में आपका एक बहुत अच्छा हम लोगों का डिबेट रहा है आपसे। और एक हम लोगों की खबर को तमाम लोग देखा करते हैं सर, पूरे प्रदेशों में खबर जाती है। एक छोटा सा परिचय भी हो जाना चाहिए था सर, क्योंकि वो लोग देखें कि वास्तव में कांग्रेस क्या थी और कांग्रेस की सोच क्या है और आज के नेताओं की क्या सोच है। एक छोटा सा परिचय भी हो जाना चाहिए था सर। देखिए, मैं रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, पिता शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह कीर्ति चक्र, मेरे पुत्र गोरखपुर मंडल के इकलौते कीर्ति चक्र विजेता हैं, जो देश का शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वो एक डॉक्टर थे, सियाचिन में तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को जब आग लगी तो वो आग से बाहर निकल गए थे, लेकिन मैं साथी जवानों को बचाने के लिए आग में कूद पड़े और उसी क्रम में उनकी संपूर्ण शहादत देते हुए उनकी जीवन चली गई। सरकार ने उसको एक्नॉलेज करते हुए देश का द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया। मैंने उन्हीं के इस बलिदान से प्रेरणा लेकर के देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने जन सेवा को चुना और देखा कि जनसेवा कौन कर रहा है। बड़े विचार और मंथन के बाद मैंने कांग्रेस को चुना और मनसा वाचा कर्मणा से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और देवभूमि देवरिया की सेवा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।